नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम। आप सबों का वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक साथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर एम जावेद प्रयागराज से, और आप लोग जो है बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। और आज हम लोग जो है राष्ट्रपति का जो है भाग 5 पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ रहे हैं। भाग 4 पढ़ा चुका हूँ, उसमें कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया हूँ। आज हम लोग जो है राष्ट्रपति के जो है कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। और देखेंगे आप लोग, जिसके पहले राष्ट्रपति पढ़ा चुका उस वीडियो को भी आप लोग देख लें। पार्ट 4 हो चुका है, ये पार्ट 5 है, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। इसके पहले जो है 4 वाले लेक्चर में जो है आप लोग को जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ाया हूँ। विधायी शक्तियाँ संक्षिप्त में थोड़ा सा रिवीजन करा दें आप लोग को। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है कानून से संबंधित कौन कौन से नियम कानून बनाता है, कानून से रिलेटिव जो है राष्ट्रपति को क्या पावर और शक्तियाँ दिया गया है। विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ 79। इसमें कहा गया कि संसद के 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। तो इस तरह देखेंगे संसद के 3 अंग होते हैं, 79 में दिया गया है। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 85 पढ़ाया होगा। इसमें लिखा गया कि संसद का सत्र जो है, लोकसभा राज्यसभा का सत्र जो है राष्ट्रपति आहूत करेगा। आहूत मतलब होता है बुलाना, तथा सत्रावसान करेगा, सत्र की समाप्ति करता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र होता है, फरवरी से लेकर मई के बीच में होता है। दूसरा जो सत्र होता है वह आप लोग का जो होता है वर्षाकालीन सत्र, यह जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। और तीसरा जो सत्र होता है, सबसे छोटा सत्र जो होता है वह शीतकालीन सत्र होता है, वह नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया सबसे छोटा सत्र कौन होता है, तो शीतकालीन सत्र होता है। तो इस तरह देखेंगे 85 में कहा कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा का सत्र आहूत करेगा, बुलाएगा, सत्रावसान करेगा। और 85 में ही लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को विघटित करेगा, भंग नहीं करेगा। हमारे संविधान में लोकसभा को भंग का शब्द यूज नहीं किया गया है। भंग के मतलब होता है हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। तो क्या लोकसभा राज्यसभा को लोकसभा को भंग किया जा सकता है? भंग कर देने का मतलब हमेशा के लिए खत्म। इसीलिए जो है 85 में जो है भंग शब्द का यूज नहीं किया गया है, विघटित शब्द का यूज किया गया। विघटित मतलब कुछ अवधि, ड्यूरेशन के लिए स्थगित किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे, इसके पहले पढ़ाया हूँ 85 के बाद जो है 86 बताया हूँ विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत। 86 में कहा हूँ, बताया हूँ आप लोग को कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा राज्यसभा में जो है भाषण देता है, वह भाषण अपने मर्जी से देता है। उसके बाद आर्टिकल 87 पढ़ाया हूँ। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है विशेष अभिभाषण देता है, और यह भाषण जो है कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है आर्टिकल 108 बताया होगा। 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि उसका अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 111, इसके तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्तियाँ दिया गया है। पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। उसके बाद मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को अनुच्छेद 83। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, और ये 12 व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, शांति आदि क्षेत्र से जुड़े होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ अनुच्छेद 331, आर्टिकल 331। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। उसके बाद आर्टिकल आप लोग को पढ़ाया होगा 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि लोकसभा राज्यसभा की जब बैठकें न हो रही हों और उस समय देश में कोई कानून लागू करना हो, तो राष्ट्रपति 123 के तहत जो है अध्यादेश के माध्यम से लागू कर सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालकी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालकी शक्तियाँ।
राष्ट्रपति की कार्यपाल की शक्तियाँ, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कार्यपालिका से संबंधित जो है कौन कौन से राष्ट्रपति कार्य करता है। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल 73 में कहा गया है, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ की, नोट करते जाएं आप लोग, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, ये ध्यान रखना। भारत का संविधान पढ़ेंगे, आर्टिकल 162 में कहा गया कि उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। 73 में जो है मैजिक नंबर 89 जोड़ देंगे तो 189 आ जाएगा, 189 आ जाएगा, उसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। तो प्रश्न आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में है, तो आप लोग देखेंगे 73 में जो है 89 जोड़ देंगे तो इस तरह देखेंगे जो है 162 हो जाएगा। और तो 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। तो मैजिक नंबर 89 का जो है वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति में जो है अधिकतर अनुच्छेदों में 89 का जो है आप लोग जो है ऐड कर देंगे तो राज्यपाल का जो है अनुच्छेद आपका जो है पता चल जाएगा, राज्यों से संबंधित अनुच्छेद आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है आर्टिकल 73 हो गया। 74 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता है। 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद की गठन की बात किया गया है। इसमें 74 में जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और मशवरा देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद के परामर्श पे जो है मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के द्वारा जो है, ठीक है, कि ये प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग जो है कार्य करेगा। और देखेंगे जो है इसमें 74 मंत्रिपरिषद का गठन की बात किया गया है। और इसी में देखेंगे संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लिख दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के बातों को मानने के लिए बाध्य होगा, मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्य होगा। तो इस तरह देखेंगे जो है 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा, राष्ट्रपति जो है अपना कार्य जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर करेगा। तो इस तरह देखेंगे 74 में जो है मंत्रिपरिषद की गठन की बात किया गया कि राष्ट्रपति के सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और देखेंगे इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कार्यों को जो है मना नहीं कर सकता है, उसके बातों को मानने के लिए बाध्य होता है। तो 74 में जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे मंत्रिपरिषद जो है 74 में है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 75, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। 75 पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 75 में जो है प्रधानमंत्री, और ये भी ध्यान रखना जो 74 में मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान पीएम होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है काम करेगा और मंत्रिपरिषद के बातों को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य होता है। इसमें कहा कि 75 राष्ट्रपति जो है पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर
प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बस इतना आप लोग याद रखना, नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 75 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 76 दिया गया है, और एक आर्टिकल और आप लोग ध्यान रखना जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा प्रश्न बनता है, वह है 53। ये भी कार्यपालिका से संबंधित है, पहले उसको भी डिस्कशन कर लिया जाए। आर्टिकल 53 ये कार्यपालिका से संबंधित है। 53 में लिखा गया, आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसी में देखेंगे और भी बात लिखा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों, मतलब सबऑर्डिनेट, अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा, ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति स्वयं काम नहीं करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, और उनके परामर्श सलाह पे जो है राष्ट्रपति जो है कार्य करता है। तो इस तरह देखा जाए, संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि संविधान के द्वारा डायरेक्ट जो है पावर राष्ट्रपति को दिया गया, लेकिन फिर उसी में कंडीशन लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। तो स्वयं काम नहीं करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, और उनके अकॉर्डिंग जो है मंत्रिपरिषद के सलाह के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करता है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति पावरफुल होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति कमज़ोर होता है। इसीलिए देखेंगे भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प भी कह दिया जाता है, गुलदस्ता भी कह दिया जाता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति भी कह दिया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होता है वहाँ राष्ट्रपति राजा कमज़ोर होता है और प्रधानमंत्री जो है शक्तिशाली होता है। इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है, और संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है, तो आप बताएंगे ब्रिटेन को। तो इस तरह देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन है, और संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक वास्तविक कार्यपालिका जो देश का प्रधानमंत्री होता है, और एक नाम मात्र का कार्यपालिका जो है वह देश का राष्ट्रपति होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जस्ट अपोजिट होता है, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। इसीलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो है राष्ट्रपति रूल्स भी कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस तरह देखेंगे 53 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो आप बताएंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, और इसी में लिखा है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो आर्टिकल 154 में जो है कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। तो इस तरह देखेंगे, राज्य का जो हेड मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, और केंद्र का जो हेड और मुखिया जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो केंद्र में जो है संविधान का रक्षक राष्ट्रपति है, और राज्यों में जो है संविधान का रक्षक कौन है, राज्यपाल है। ये ध्यान रखना आप लोग। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, और इस तरह देखेंगे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो इस तरह देखेंगे संविधान के जो है संरक्षक जो है राष्ट्रपति राज्यपाल होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करता है। ये ध्यान रखना जो है, प्रधानमंत्री के बिना हमारा देश चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना हमारा देश 1 मिनट भी नहीं चल सकता है। क्योंकि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश तानाशाह बन सकते हैं, और तीनों सेनाओं का जो है अध्यक्ष जो है वो भी तानाशाह, सैनिक
तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है मिलकर जो है तख्ता पलट कर सकते हैं। इसीलिए देखेंगे संविधान में जो है राष्ट्रपति के जो है सहयोगी के रूप में एक उपराष्ट्रपति भी बनाया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करता है। लेकिन प्रधानमंत्री के जगह जो है प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है तब भी हमारा देश चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं है तो हमारा देश नहीं चल सकता है। इसीलिए देखेंगे उप प्रधानमंत्री का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन कई बार जो है उप प्रधानमंत्री हमारे देश में बनाया गया है। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वह असंवैधानिक है, संविधान में नहीं दिया गया है। आप चाहें तो बना सकते हैं उप प्रधानमंत्री किसी को या नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन संविधान में लिख दिया गया होता कि उप प्रधानमंत्री होंगे तो उप प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता, उप प्रधानमंत्री जरूरी होता। तो प्रधानमंत्री के बिना हमारा देश चल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना हमारा देश 1 मिनट नहीं चल सकता है। इसीलिए देखेंगे जो है तुरंत जैसे राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मर जाए, त्याग पत्र दे दे तो पूरा बागडोर जो है भारत का राष्ट्रपति देखने लगता है। फिर जो है चुनाव का अनाउंसमेंट कर देता है, फिर चुनाव होता है, फिर जो है नया प्रधानमंत्री निर्वाचित हो जाता है। तो इस तरह 53 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो आप लोग बताएंगे संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित है। प्रश्न आता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो आप लोग बताएंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। तो प्रश्न आ जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, राज्यपाल स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा, या किस आर्टिकल में है, तो आप लोग बताएंगे आर्टिकल 154 में, 154 में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कार्यपालिकी शक्ति के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे हम लोग जो है 76, तो 76 आप लोग को पढ़ा ही चुका हूँ। 76 में जो है देखेंगे जो है इसमें महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति मतलब प्रसाद पर्यंत करता है, नियुक्ति करेगा। तो इस तरह देखेंगे जो है महान्यायवादी की जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पे बना रह सकता है। तो इस तरह देखेंगे महान्यायवादी जो होता है इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का महान्यायवादी। इसको जो है देश का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखेंगे इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पे बना रह सकता है। और देखेंगे आप लोग जो है ये भारत सरकार का जो है कानून से संबंधित सलाह मशवरा देता है। और देखेंगे आप लोग जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 में कहा गया कि महान्यायवादी जो है लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक पर मतदान नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यह जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो उस तरह देखेंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी जो है MC सीतलवाड़ थे, और वर्तमान में देखेंगे भारत का महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है KK वेणुगोपाल है, KK वेणुगोपाल है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा कानून से संबंधित जो भी कार्य दिया जाता है उसको जो है महान्यायवादी जो है आसानी से कर सकता है। इसी तरह राज्यों में देखेंगे महाधिवक्ता होता है। 76 में जो है आर्टिकल 76 में जो है 89 जोड़ देंगे तो अनुच्छेद 165 प्राप्त होगा, और इसमें जो है कहा गया कि राज्यों में क्या होगा? महाधिवक्ता होगा।
और महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। और महाधिवक्ता जो है विधानसभा विधान परिषद में बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन किसी विधेयक में मतदान नहीं कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता जो है राघवेंद्र सिंह है। तो देखेंगे जो है 76 में 89 जोड़ देंगे तो महाधिवक्ता का आर्टिकल आप लोग को पता चल जाएगा। तो मैजिक नंबर 89 का जो मेरा वीडियो है ट्रिक वाला, उसको जरूर देखिए। राष्ट्रपति के अधिकतर अनुच्छेद में 89 जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो राज्यपाल का जो है राज्यों के जो है अनुच्छेद आर्टिकल आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरह देखेंगे 76 में जो है महान्यवादी का उल्लेख किया गया है। और देखेंगे जो है महान्यवादी का जो कंसेप्ट आता है वो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसी में जो है लॉर्ड मैकाले को जो है गवर्नर जनरल के परिषद में जो है अस्थायी विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह देखेंगे 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है आर्टिकल 77 में जो है आर्टिकल 77 में कहा गया है कि संघ के जो सभी कार्य होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो इस तरह देखेंगे संघ के जो जितने भी कार्य हैं वो सब किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 77 इसमें लिखा गया है संघ के सभी कार्य संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, नाम से किए जाएंगे। ध्यान रखना इसमें जो है संसद की स्वीकृति जरूरी है। संसद स्वीकृति देगा, ठीक है, उसके बाद ही जो है लागू होगा। तो कोई भी संधि समझौता होता है तो उस पर राष्ट्रपति का अनुमति, हस्ताक्षर, मोहर लगाना जरूरी होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो काम करता है अपने मर्जी से संधि समझौता नहीं करता है। वह संसद के द्वारा जो है लिखित परामर्श पे, और संसद के द्वारा अनुमति जब मिलता है उसके बाद कैबिनेट के लिखित परामर्श पे जो है और कैबिनेट के कहने पर ही कार्य करता है। तो इस तरह देखेंगे संघ के सभी कार्य जो होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये अनुच्छेद 77 में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 78, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जानकारियां समय समय पर राष्ट्रपति को दे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जानकारियां समय समय पर राष्ट्रपति को दे। तो इस तरह देखेंगे 78 में जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित जानकारियां समय समय पर राष्ट्रपति को दे, सूचित करे, सूचना दे। तो इस तरह देखेंगे आप लोग प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति भवन जाते हैं गुलदस्ता लेकर और राष्ट्रपति से मिलते हैं और प्रशासन से संबंधित देश के हालात अन्य चीज़ों पे जो है चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। तो 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियाँ हैं, कर्तव्य है कि वह प्रशासन से संबंधित जानकारियाँ जो है राष्ट्रपति को दें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये हमेशा आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो है कार्यपालकी शक्ति खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियाँ, मतलब न्यायालय से संबंधित राष्ट्रपति कौन सा कार्य करता है। तो इस तरह देखेंगे हम लोग जो है राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ पढ़ लिए, उसके बाद जो है कार्यपालकी शक्तियाँ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जो है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ का मतलब है कि न्यायालय से संबंधित जो है जुडिशियल पावर, मतलब न्यायालय से संबंधित कौन सा कार्य राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह देखेंगे आप राष्ट्रपति जो है, भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 124 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात किया गया है और 124 में ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा।
और अन्य न्यायाधीशों को भी वो शपथ दिलाएगा, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता है। और संविधान में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिला देता है। अन्य न्यायाधीशों के लिए जो है शपथ के लिए राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को कह देता है कि आप जाके शपथ ले लीजिए। तो इस तरह देखेंगे 124 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाता है। 124 जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान पढ़ेंगे 214 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो इस तरह देखेंगे 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और 214 भी पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा गया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 72, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 72 यह जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। किसी को कठोर कारावास की सज़ा दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है लघु कारावास का सरल कारावास में बदल सकता है। किसी को जो है आजीवन कारावास दिया गया, राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है कारावास को कम कर सकता है। किसी अपराधी को जो है सज़ा दिया गया तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको जो है माफ़ कर सकता है पूरी तरह से। तो इस तरह देखेंगे राष्ट्रपति जो है क्षमादान का जो है अधिकार 72 के तहत दिया गया है। और ध्यान रखना जो है राज्यपाल जो है फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। और ध्यान रखना जो भारत का 72 में जो है 72 में आर्टिकल 72 में 89 जोड़ देंगे तो आप लोगों का आर्टिकल प्राप्त होगा कितना, 161 में जो है राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दिया गया। तो राज्य में किसी को सज़ा दिया गया है राज्य सूची के विषय पे, समवर्ती सूची के विषय पे, तो राज्यपाल जो है 161 के तहत उसको माफ़ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल जो है राज्य में किसी को फांसी की सज़ा दिया गया तो राज्यपाल उसको माफ़ नहीं कर सकता है। और सैन्य न्यायालय के द्वारा जो है किसी को सज़ा दिया गया तब भी राज्यपाल उसको माफ़ नहीं करेगा, उसको जो है राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। तो इस तरह देखेंगे 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। फांसी की सज़ा को छोड़कर राज्यपाल अन्य तरह की सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, लघु कर सकता है, निलंबित कर सकता है। और 72 के तहत राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, किसी सज़ा को निलंबित कर सकता है, लघु कर सकता है और पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। तो इस तरह देखेंगे 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 143, ये भी न्यायालय से संबंधित है। इसमें 143 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 143 में क्या कहा गया है, तो 143 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है या देने
मना कर सकता है, देने से मना कर सकता है, ये ध्यान रखना, देने से मना कर सकता है। यदि देता है सुप्रीम कोर्ट, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है, यदि सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है या देने से मना कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श दे सकता है या नहीं दे सकता, दोनों जो है स्वैच्छिक है। और ये ध्यान रखना जो है, भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल जो है 5 लोग मिलकर जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश मिलकर सलाह मशवरा देते हैं, तो 5 न्यायाधीश। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग जो है, यदि 26 जनवरी 1950 के पूर्व का कोई नियम कानून संधि समझौता है, विवाद है, और उस पर भारत का राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मशवरा मांगता है 143 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। जैसे देखेंगे बाबरी मस्जिद के मामले में जो है शंकर दयाल शर्मा जो है, बाबरी मस्जिद के मामले में जो शंकर दयाल शर्मा जो है तत्कालीन जो है मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया से सलाह मशवरा मांगे कि बाबरी मस्जिद की समस्या का हल कैसे किया जाए। तो देखेंगे वेंकट चलैया जो है राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, बाबरी मस्जिद का मामला जो है बाबरी मस्जिद का मामला अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन है, इसलिए जो है बाबरी मस्जिद के मामले में जो है मैं आपको सलाह मशवरा नहीं दे सकता हूं। तो बहुत से मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह मशवरा देने से मना कर दिया है, और बहुत से मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह मशवरा दिया है, और दिया भी है सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं होता है कि उसके परामर्श को माने या न माने, मान भी सकता है, मानने से इनकार सकता है, कोई बाध्य नहीं है दोनों के ऊपर। तो इस तरह देखेंगे 143 में जो है आपको जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश के द्वारा जो है सलाह मशवरा दिया जाता है। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, तो अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत। राष्ट्रपति को कितने लोग मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश मिलकर परामर्श देते हैं, तो 5 न्यायाधीश, ये ध्यान रखना। तो इस तरह देखें 124 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 214 पढ़ेंगे तो इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान किया गया है, और राष्ट्रपति जो है फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। अन्य किसी भी तरह का सजा दिया गया तो राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, कम कर सकता है, माफ दे सकता है। और 143 में जो राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा मांगने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे हम लोग जो है राष्ट्रपति के जो है न्यायिक शक्तियाँ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो है सैनिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। तो इस तरह देखेंगे हम लोग जो है अनुच्छेद, अब जो है एक 53(2) पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। इसके अंतर्गत जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है 53(2), ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न आता है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो आप बताएंगे तीनों सेनाओं का सेनापति जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न ये भी बनता है कि थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। यदि भारत पाकिस्तान पे आक्रमण करना हो तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अनाउंसमेंट किया जाएगा कि भारत की सेना जो तीनों सेनाएं जो है पाकिस्तान पे आक्रमण करें। तो इस तरह देखेंगे जो है संविधान के द्वारा पूरा पावर जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई भी काम नहीं करता है। वह जो है
कैबिनेट के परामर्श पे या लिखित परामर्श पे जो है राष्ट्रपति अपना कार्य करता है। और कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं माना जाता है। जो गलतियां भी होता है देश में प्रशासन से संबंधित, तो उसके लिए प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद ही उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत जो है राष्ट्रपति को जो है विशेषाधिकार दिया गया है। राज्यपाल को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। कहा गया है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल से कोई मिस्टेक, गलतियां हो जाता है तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति राज्यपाल जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके लिए जो है सरकार जिम्मेदार होगी। तो 53(2) में लिखा गया है कि तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं की सेनापति, कमांडर, सेनापति भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। और इसी में लिखा गया है कि राष्ट्रपति थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष तथा जल सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे कूटनीतिक रूप से देखा जाए, जो एम्बेसडर, राजदूत होते हैं, उनको जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करता है, और भारत के जो है राजदूतों को विदेश में भी भेजता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह देखेंगे भारत का राष्ट्रपति को जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है संविधानाध्यक्ष भी कहा जाता है, राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, राज्याध्यक्ष भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। नाम मात्र का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, देश का मुखिया भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देश का जो है प्रशासनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना। पूरे देश का प्रशासनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? प्रशासनाध्यक्ष। तो देश का प्रशासनाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रशासन से संबंधित जो है जिम्मेदारियां जो है प्रधानमंत्री को होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री को प्रशासनाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रशासनाध्यक्ष आप नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है तीनों सेनाओं का सेनापति जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के जो है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ क्या दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय मतलब फाइनेंशियल पावर, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ मतलब फाइनेंशियल पावर क्या दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे, भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो आर्टिकल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसमें जो है 280 है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 280 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। ये ध्यान रखना, जो है भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। और वित्त आयोग में देखेंगे एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में देखेंगे एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल जो है 5 लोग होते हैं। इन 5 की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करता है। और ध्यान रखना, जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का कार्य होता है, हर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे भारत का राष्ट्रपति 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। और अनुच्छेद पढ़ेंगे आप लोग, आर्टिकल 281 पढ़ेंगे तो वित्त आयोग, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को देता है,
राष्ट्रपति को देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है करों के बंटवारे के लिए सिफारिश करना, किस राज्य को कितना टैक्स मतलब सरकार के द्वारा केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जाए, यह रिपोर्ट जो है वित्त आयोग ही देता है, सिफारिश करता है। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्त से संबंधित जो विवाद झगड़े होते हैं उसका जो है निपटारा जो है वित्त आयोग करता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और राष्ट्रपति के द्वारा वित्त से संबंधित जो भी कार्य दिया जाता है तो वह वित्त आयोग उन कार्यों को निष्पादन करता है। तो इस तरह देखेंगे, प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे केसी नियोगी थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया, केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे, ध्यान रखना। और दूसरे जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपके के संथानम थे। और वर्तमान में पूछ देगा जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वाई रेड्डी हैं, ये ध्यान रखना आप लोग, वाई रेड्डी। और प्रश्न पूछ देगा वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ध्यान रखना आप लोग जो है एन.के. सिंह को बनाया गया, एन.के. सिंह। और इनका कार्यकाल जो शुरू होगा 2020 से शुरू होगा। तो इस तरह देखेंगे वाई रेड्डी का कार्य 2015 से लेकर 2020 तक है। और 15वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह को बनाया गया, उनका कार्यकाल जो है 2020 से लेकर 2025 तक होगा। तो इस तरह देखेंगे 280 के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। उसके बाद देखेंगे वित्त से संबंधित और भी राष्ट्रपति कार्य करता है, जैसे आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 151 पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि सीएजी का मतलब होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। सीएजी में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। तो 151 में कहा गया है कि सीएजी जो है अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो इस तरह देखेंगे सीएजी जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अपना रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है लोकसभा और राज्यसभा में रखवाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में जो है रखवाने के बाद चर्चा बहस होने के बाद उस रिपोर्ट को जो है लोक लेखा समिति को दे दिया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष पार्टी का होता है। तो सत्ता पक्ष वाले जो भी घोटाले किए रहते हैं लोक लेखा समिति उसको और उजागर कर देता है। तो इस तरह देखेंगे जो है केंद्र राज्य के अंतर्गत जो भी भ्रष्टाचार होता है वो सीएजी उसको क्या करता है, उजागर कर देता है। तो इस तरह देखेंगे जो है सीएजी जो है 151 के तहत सीएजी जो है अपना रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे। वर्तमान में सीएजी ध्यान रखना जो है वर्तमान में सीएजी जो है राजीव महर्षि हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 152 नहीं, आर्टिकल 360 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात का मतलब होता है जब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए या खजाने में पैसा न हो तो भारत का राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए। तो इस तरह देखेंगे 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में या संपूर्ण देश में जो है वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, खजाने में पैसा न हो, मंदी छा जाए, रिसेशन छा जाए या कोई वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो भारत का राष्ट्रपति 360 के तहत जो है किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। और ये भी ध्यान रखना जो है वित्तीय आपात जो है भारतीय संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह देखेंगे जो है वित्त से संबंधित जो कार्य राष्ट्रपति करता है, ठीक है, वो जो है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह देखेंगे जो है राष्ट्रपति 280 के तहत जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है और 151 के तहत सीएजी जो है अपना रिपोर्ट जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है लोकसभा राज्यसभा में रखवाता है।
उसके बाद देखेंगे 360 के तहत जो है 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में संपूर्ण देश में जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात भारत में घोषित नहीं किया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है राष्ट्रपति को जो हम लोग वित्तीय शक्तियाँ पढ़ लिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल जो है इसका जो छठवां वीडियो जो लोड होगा उसमें जो है आप लोग को जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ पढ़ा देंगे और राष्ट्रपति के जो अशांतकालीन शक्तियाँ हैं जिसके अंतर्गत 352, 356, 360 तो इसे यहाँ डिस्कशन कर दिए हैं, उसको बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा। तो इस तरह देखेंगे जो है राष्ट्रपति की अशांतकालीन शक्तियाँ जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाय, नमस्कार।